प्रतिज्ञा क्लासेस में आप लोग का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज पुनः पॉलिटी के संसद का मॉक टेस्ट 3 आ चुका है। संसद का मॉक टेस्ट 1 2 3 आ चुका है, 4 आपके समक्ष लाए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्लेलिस्ट में एक बार जा कर के संसद को ज़रूर देखे होंगे। अगर नहीं भी देखे होंगे तो फिर दोबारा जाके देखें, जो देख भी लिए हों वो भी जाके देखें। और चूँकि इसे MCQ 4 तक अभी एक दो और MCQ चलेगा, तो उसमें पूरा संसद के बारे में सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। फिर आपको एक्स्ट्रा कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार विश्वास रख के, धैर्य रख करके, संयम रख करके अगर आप केवल MCQ को ही देखें, आपको MCQ को अगर प्लेलिस्ट देख लेते हैं तो डबल हो जाएगा, परंतु अगर MCQ को ही देखें पूरा विस्तार पूर्वक, जहाँ तक पूरा डिस्क्रिप्टिव के साथ में आपको हम पूरा करवाने का प्रयास कर रहे हैं, भरपूर प्रयास कर रहे हैं और दे भी रहे हैं। और अगर यही चीज़ आप केवल देखते हुए चलें, अगर यही क्वेश्चन आपके समक्ष खाली केवल रहे, तो आपको संसद में इसके अलावा और प्लेलिस्ट में जो है उसके अगर दोनों को, तो फिर इसके अलावा संसद से एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा। आपका संसद का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसी प्रकार हम लोग पॉलिटी का हर चैप्टर को कुछ प्लेलिस्ट में देंगे, कुछ MCQ वगैरह में देते चलेंगे। इससे आप लोग का पूरा पॉलिटी वगैरह सब क्या हो जाएगा। इसी प्रकार और सब्जेक्ट में भी हम MCQ देने का पूरा, तो आप लोग केवल इसको गंभीरतापूर्वक शुरू से लेकर के अंत तक देखें, ज़रूर से ज़रूर देखें। इसको देखें, 1 बार देखें, 2 बार देखें, 4 बार देखें, जितना मन उतना देखें। जितना देखेंगे उतना ही आप परफेक्ट होंगे, जितना देखेंगे उतना ही आप ज़्यादा लाभान्वित होंगे। इसीलिए आप देखते हैं। तो आज देखते हैं मॉक टेस्ट 4 में उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, जो पिछला मॉक टेस्ट 3 था उसके आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन है कि संसद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन में है स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव और उपरोक्त में से कोई भी नहीं। देखिए, एक होता है प्रश्नकाल चलता रहता है, जो संसद में एक नियमित रूप से कार्य होते रहते हैं। उसमें प्रश्न पूछना, प्रश्न का उत्तर देना, ये सब चर्चा होना, ये सब चलते रहता है। परंतु किसी सदस्य के द्वारा अगर किसी जन महत्व के बात को उठाने का प्रस्ताव अगर आता है, तो सभी नियमित कार्य को बंद करके स्थगन प्रस्ताव पेश किया जाता है। स्थगन मतलब स्थगित करना, मतलब जो कार्य चल रहे हैं उसको विराम करते हुए, रोकते हुए, जो अविलंब की चर्चा हो विषय आई है उस पर क्या करना, चर्चा करना ही क्या कहलाता है, स्थगन प्रस्ताव कहलाता है। इसमें क्या होता है, जो भी नियमित कार्य होते रहते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे काम हो रहे हैं, उनको रोक दिया जाता है। और जो किसी सदस्य के द्वारा अगर अविलंब प्रस्ताव पेश किया गया है तब स्थगन प्रस्ताव पेश होता है, तब सारी जो चर्चा होती है बंद करके इसी मुद्दे पर क्या होती है, बात होती है। इसी को कहते हैं स्थगन प्रस्ताव, कि नियमित कार्य को बंद करके अविलंब विषय जो मुद्दा आया है उस पर क्या करना, चर्चा करना ही, कि उसके लिए कौन प्रस्ताव पेश होता है संसद में, उसके लिए होता है स्थगन प्रस्ताव। स्थगन मतलब स्थगित करना, रोकना, जो कार्य चल रहे हैं उसको रोकना, रोक करके कार्य को करना। मानते हैं कि बहुत प्रकार का, जैसे कि किसी मानते हैं उदाहरण के तौर पर कि संसद चल रहा है और संसद में मानते हैं कहीं पर 1-2 दिन में या रात के दंगा फसाद, दंगा वगैरह हुआ और दंगा को संसद में क्या करना, लाना है, तो क्या करेगा, तो दंगा के प्रस्ताव को संसद में प्रस्तुत करेगा, तो जो नियमित चर्चा होगी इसको क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। तो उसी को कहते हैं स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा A नंबर।
स्थगन प्रस्ताव। अगला है, जब किसी संसद सदस्य द्वारा यह महसूस किया जाता है कि किसी मंत्री द्वारा सदन को गलत जानकारी दी गई है तो सदस्य द्वारा कौन सा प्रस्ताव लाया जाएगा। इसमें एक प्रस्ताव और आता है, अगर कोई मंत्री किसी रिपोर्ट को गलत जानकारी देता है संसद में, तो उस मंत्री के खिलाफ संसद में निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। निंदा करना मतलब उसको निंदनीय काम करना, मतलब कि गलत जानकारी जो दिया उसके लिए क्या करना, निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। तो इसमें होगा जिसमें निंदा प्रस्ताव हो गया, या विशेषाधिकार प्रस्ताव भी कह सकते हैं कि विशेषाधिकार प्रस्ताव, कि इसमें संसद को एक विशेषाधिकार प्राप्त होता है कि जब कोई गलत कार्य, कोई गलत सूचना देता है तो उसके लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है विशेष, तो इसको कहते हैं विशेषाधिकार। उसको निंदा हो रहा है, मतलब कि वो कार्य कर रहा है पर तो गलत सूचना दे रहा है। इनमें से कौन संसद से संबंधित नहीं है। सत्रावसान इस संसद में है, सत्र का अवसान करना, स्थगन स्थगित करना, निंदा करना, परंतु निलंबन संसद से क्या है, संबंधित नहीं है। निलंबन नहीं है, निलंबन संसदीय भाषा नहीं है, यह किया जाता है, परंतु ये 3 गो भाषा क्या है, संसदीय प्रणाली का है, इसीलिए आंसर होगा डी नंबर। अगला है, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है। तो भारत में किसी भी प्रकार का खर्च करने की अनुमति संसद के द्वारा दी जाती है। वेतन भत्ते, योजना में खर्च, सारे प्रकार का जो भी है सारा वहीं से तय होता है खर्च करने का। तो वह किसके द्वारा सरकारी खर्च नहीं किया सकता, किसके, संसद के बिना। संसद को देना ही पड़ेगा अनुमति, अन्यथा इसके बिना कोई संसदीय खर्च नहीं होगा। अगला है कि भारतीय संसद में निम्न में से कौन बजट प्रस्तुत करता है। बजट पेश किया जाता है फरवरी में, और ये किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। वित्त मंत्री ही क्या करते हैं, एक वर्ष के योजना काल का कि क्या क्या इस वर्ष क्या क्या खर्च होगा, कितना राशि खर्च होगा, कहाँ कहाँ पूंजी लगेगा, इसकी बात की चर्चा की जाती है बजट में, जो कि वित्त मंत्री के द्वारा क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। और यहाँ पर ऑप्शन है सी नंबर, वित्त मंत्री के द्वारा। अगला है, इनमें से कौन सी कार्यवाही संघ के बजट से संबंधित है। स्थगन संसदीय भाषा है, निंदा भी संसदीय भाषा है, कटौती प्रस्ताव यह बजट से संबंधित है। कटौती प्रस्ताव मतलब कि बजट में जितना रुपया का अनुमान रखा गया है, अगर उस अनुमान में से धन का कटौती करना है तो एक प्रस्ताव पेश किया जाता है, रखा जाता है, सो बोलते हैं कटौती प्रस्ताव। मतलब बजट में से धन की क्या करना, कमी करना, क्या कहलाता है, कटौती प्रस्ताव। और इसका ऑप्शन होगा सी नंबर। अगला है कि सरकार द्वारा प्रस्ताव मांग की राशि कम करके 1 रुपये करने संबंधी प्रस्ताव को क्या कहते हैं। अभी इसके पहले क्वेश्चन पढ़े कि अगर बजट में से धन को क्या करना है, कम करना है, तो उसके लिए एक प्रस्ताव दिया जाता है और उसे कहते हैं कटौती प्रस्ताव। अगर कटौती प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है, मतलब बजट को कम कर दिया जाता है, तो इसे कहते हैं नीतिगत कटौती प्रस्ताव। मतलब कि जो हमने नीति बनाया उस नीति में से क्या किया गया, धन को कम किया गया। अगर 1 रुपया भी कर दिया जाता है कटौती करके, तो उसके लिए एक प्रस्ताव पेश किया जाता है नीतिगत कटौती प्रस्ताव, जो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, ए नंबर, नीतिगत कटौती प्रस्ताव। अगला है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति को उसके कार्यअवधि पूर्ण होने से पहले पदमुक्त करने को
करने की कार्यवाही को चालू कर सकता है? तो यह कर सकता है कौन? लोकसभा। कौन कर सकता है? लोकसभा। इसके लिए प्लेलिस्ट में जाइएगा, राष्ट्रपति में महाभियोग के बारे में चर्चा किया गया है, जिसको महाभियोग का अनुच्छेद 61 के तहत रखा गया है। इसमें प्रक्रिया बहुत लंबी चलती है कि अगर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो उसके लिए बहुत प्रक्रिया है। यहाँ पर है लोकसभा भले ही है, परंतु लोकसभा में कोई जरूरी नहीं कि सबसे पहले महाभियोग लोकसभा में चले, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति को हटाना है, महाभियोग लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई भी लगा सकता है, परंतु ऑप्शन में सिर्फ लोकसभा का जिक्र किया गया है, राज्यसभा का नहीं है। इसीलिए ऑप्शन को क्या किया गया? एक को ही क्या किया गया? डिनोट किया गया है, लोकसभा को ही किया गया है। तो इसके लिए पूरा लंबा प्रक्रिया है कि किसी भी राष्ट्रपति को हटाना, राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पहले हटाना है तो इसके लिए एक प्रस्ताव दिया जाता है और उसके प्रस्ताव को 1/4 का साइन होना चाहिए। फिर उसके बाद उसको फिर दूसरे सदन में जाएगा 2/3, फिर राष्ट्रपति को भी सूचना दिया जाएगा 14 दिन के अंदर, उनको भी सूचना देना पड़ेगा। अगर 2/3 बहुमत से लोकसभा राज्यसभा अगर महाभियोग को पास कर देते हैं तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। यह प्रक्रिया है, परंतु इसमें कहाँ पर कौन इसको हटा सकता है, लगा सकता है? तो वह है संसद, लोकसभा या राज्यसभा। तो यहाँ ऑप्शन है लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय, आम आदमी, संसद का सदस्य। तो इसमें लोकसभा ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर होगा लोकसभा। कि संसद के सदस्यों का वेतन और भत्ता कौन निर्धारित करता है? तो संसद के सदस्यों का वेतन भत्ता अनुच्छेद 106 के तहत संसद के सदस्य खुद क्या करते हैं? वेतन तय करते हैं। जैसे अभी संसद के मेंबर, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर को अगर अपना वेतन भत्ता का निर्धारण करना है तो स्वयं संसद के सदस्य क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं अनुच्छेद 106 के तहत। तो इसमें कौन होगा ऑप्शन नंबर होगा सी, होगा संसद। यदि संसद किसी विशेष उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्ति करे तो उसे क्या कहते हैं? अगर संसद रेगुलर कार्य के अलावा कोई विशिष्ट कार्य या वैसा कार्य कर रहा है जो कि अभी आएगा बाद में समाप्त हो जाएगा। 2 प्रकार का कार्य होता है, एक वो होता है क्या? जो रेगुलर बेसिस पर चलता रहता है, और एक वो कार्य क्या होता है जो कि कभी कभी आया या कोई विशिष्ट कार्य आया तो उसके लिए क्या करता है? एक समिति का गठन किया जाता है। तो संसद में दो प्रकार की कमेटी का गठन होता है, एक होता है क्या? अस्थाई समिति, और एक होता है तदर्थ समिति। तो अस्थाई समिति मतलब परमानेंट कमेटी होता है, और तदर्थ समिति मतलब होता है टेम्पोररी कमेटी होता है। अस्थाई समिति तो हमेशा चलता रहता है, जैसे कि प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, ये सब कैसा समिति है? अस्थाई समिति है। परंतु अगर किसी कार्य के लिए अगर समिति का गठन करना है, विशिष्ट कार्य के लिए, तो उसे कहते हैं तदर्थ समिति। विशिष्ट कार्य के लिए कर रहा है तो उसके लिए जो समिति का गठन होता है उसे कहते हैं तदर्थ समिति या टेम्पोररी कमिटी। ऑप्शन है बी नंबर, इसका ऑप्शन है तदर्थ समिति या अस्थाई समिति या टेम्पोरेरी कमिटी। इनमें से कौन समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? अस्थाई समिति अभी तुरंत बताए, परमानेंट कमिटी, जैसे प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, नियम समिति, कार्य मंत्रणा समिति, ऐसी समिति है। 45 समिति क्या है? 45 समिति अस्थाई समिति है, और तदर्थ समिति का कोई नंबर नहीं है। आज वो गठन हुआ, कार्य खत्म हुआ, वो समाप्त हो गया, तो वैसी कमेटी को कहते हैं तदर्थ समिति। लोक लेखा समिति अस्थाई है, प्राक्कलन समिति अस्थाई है, सार्वजनिक उपक्रम समिति अस्थाई है,
वित्त मंत्रालय के सलाहकार समिति क्या है, वह सिर्फ 5 साल के लिए गठन होता है, फिर 5 साल के बाद पुनः क्या होता है, गठन होता है, या रेगुलर बेसिस पर नहीं चलता है। तो यह होता है कौन समिति है, तदर्थ समिति है। तो डी का ऑप्शन होगा वित्त मंत्रालय के सलाहकार समिति। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। ये तीनों समिति क्या करती है, वित्त संबंधी कार्य करती है। धन को कोई बचाती है, धन को खर्च हो जाती है तो उसको जांच करती है। ये सारी समिति वित्त संबंधी समिति है और अस्थाई समिति भी है। तो कौन सी है वित्तीय समितियां हैं? तो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो 1, 2, 3 इसका डी नंबर होगा 1, 2 एंड 3, मतलब तीनों। अगला है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? ये आपका पूरा संसदीय समितियां बताया हुआ है कि जरूर देखें कि कोई भी कैग, इसको कैग बोलते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जिसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोलते हैं, जो क्या कार्य करती है कि जो योजना के समाप्ति के पश्चात, योजना जब समाप्त हो जाती है तब धन के खर्च का हिसाब वह मांगती है, वह लेती है और उस रिपोर्ट को संसद में पेश करती है। और संसद क्या करता है, लोक लेखा समिति को प्रस्तुत करता है। लोक लेखा समिति क्या करेगा, लोक लेखा समिति में 22 मेंबर होते हैं, लोकसभा के 15, राज्यसभा के 7 और 1967 से लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो होते हैं विपक्ष के होते हैं। तो इसका काम क्या है कि जो कैग रिपोर्ट दिया है उस रिपोर्ट की क्या करना, जांच करना। अगर जांच में, अगर उस जांच में कोई गलत बातें निकल कर आती हैं तो वह फिर संसद में क्या करती है, प्रस्तुत करती है या संसद में रखती है। तो लोक लेखा समिति का एक ही कार्य है क्या कि कैग के रिपोर्ट को जांच करना और जांच करने के बाद संसद में क्या करना, प्रस्तुत करना। तो यहाँ क्या क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? तो यहाँ पर है, पहला ऑप्शन है आकलन समिति, प्रवर समिति और लोक लेखा समिति। तो इसका ऑप्शन होगा लोक लेखा समिति, या जिसको पीएससी कमेटी भी कहते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं, जो कि कैग के रिपोर्ट की क्या करती, समीक्षा करती है, जिसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, लोकसभा के 15, राज्यसभा के 7 और इसके 1967 से इसके अध्यक्ष विपक्ष के नेता को बनाया जाता है। ये सारी बातें बताई जा चुकी है, एक बार जरूर से जरूर जा करके देखें आप लोग। इसका ऑप्शन होगा सी नंबर होगा लोक लेखा समिति। अगला क्वेश्चन है कि संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त कौन करता है? तो संसद के लोक लेखा, कोई भी आपको बताया गया कि संसद का लोकसभा के अध्यक्ष ही मालिक होते हैं। टोटल कार्यवाही के लिए लोकसभा के अध्यक्ष ही मालिक होते हैं और राज्यसभा के सभापति होते हैं। कोई भी कार्य होगा तो लोकसभा के अध्यक्ष ही करेंगे। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का भी जो नियुक्ति होगा वो लोकसभा के अध्यक्ष ही करेंगे, जो कि अभी 1967 से विपक्ष के नेता को बनाया जा रहा है, जो अभी वर्तमान में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी हैं। उन्हें वही क्या हैं, अभी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। तो वह ऑप्शन में होगा ए नंबर लोक सभा के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? अभी तुरंत बताया गया कि 1967 से लोक लेखा समिति के अध्यक्ष
विपक्ष के नेता को बनाया जाता है, जो अभी कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी हैं। तो इसका ऑप्शन होगा विपक्षी दल के नेता, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष। तो ऑप्शन होगा ए, विपक्षी दल के नेता। अगला है कि भारत में किस संसदीय समिति की अध्यक्षता सामान्यतः विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है? तो अभी तुरंत बताया गया, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष विपक्ष को बनाया जाता है। इसका ऑप्शन होगा डी नंबर, लोक लेखा समिति। कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति में 30 मेंबर होते हैं, जो सभी के सभी लोकसभा से होते हैं। राज्यसभा से 0, एक भी मंत्री नहीं होते, एक भी मेंबर नहीं होते हैं राज्यसभा से। लोक लेखा समिति के टोटल 22 मेंबर होते हैं और सार्वजनिक उपक्रम समिति के भी 22 मेंबर होते हैं। तो ये लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति के टोटल 22 मेंबर होते हैं, लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7। जबकि प्राक्कलन समिति के टोटल मेंबर 30 होते हैं, जो सभी के सभी मेंबर कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। तो इसका ऑप्शन देखिए, प्राक्कलन समिति का 30, लोकलेखा समिति का 22। प्राक्कलन समिति, इसी को बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं, जिसमें टोटल मेंबर होते हैं 30 और कहाँ से सारे होते हैं? तो लोकसभा से होते हैं। ये सारा कुछ बताया हुआ, एक बार जाकर के जरूर देखिए इसको। कि निम्न में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? जुड़वा बहन कहा जाता है लोक लेखा समिति को और प्राक्कलन समिति को। प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति को जुड़वा बहन कहने का अर्थ है, जुड़वा बहन मतलब कि एक साथ 2 बच्चे का क्या करना, जन्म होता है तो उसे क्या कहते? जुड़वा। या 2 लड़का भी हो सकता है, 2 लड़की भी हो सकती है, पर समितियां क्या है? स्त्रीलिंग है। समितियां स्त्रीलिंग है, इसके चलते जुड़वा बहन कहा जाता है। भाई नहीं कहा जाता है, बहन कहा जाता है, जुड़वा बहन कहा जाता है, क्योंकि समितियां क्या है? स्त्रीलिंग है। तो जुड़वा बहन का हाव भाव, रूप रंग, चाल भाव सब एक समान होता है। तो ऐसी कौन सी समिति है जो जुड़वा बहन के समकक्ष है, जुड़वा बहन की तरह है? तो 2 कमेटी है, एक प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति। क्यों कहा जाता है जुड़वा बहन को? क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्राक्कलन समिति का कार्य क्या होता है कि सरकार को सलाह देना कि कहाँ कहाँ पर कटौती की जा सकती है, सरकार को बचत करने पर क्या करना, सुझाव देना, प्राक्कलन समिति का काम है। और लोक लेखा समिति का काम क्या है कि अगर हम धन को दे दिए, धन खर्च हो गया, पर कितना खर्च हुआ, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुआ, ज़्यादा खर्च तो नहीं हुआ, तो उसी खर्च को क्या करने के लिए, जांचने के लिए ही लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है, जो कैग की रिपोर्ट के आधार पर उसका गठन, उसका समीक्षा होती है। तो प्राक्कलन समिति क्या बोलती है? ज़्यादा खर्च मत करो। और लोक लेखा समिति भी क्या बोलती है कि खर्च उतना ही करो, ज़्यादा खर्च मत करो। तो दोनों का कार्य प्रणाली एक जैसा है। दोनों, एक बोलता है कैसे बचत हो और एक बोलता है कि कैसे कम पैसे में ज़्यादा काम हो। तो इसलिए दोनों का कार्य प्रणाली एक होने के कारण ही इसे जुड़वा बहन कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा ए नंबर, लोक लेखा। अगला है, निम्न में से कौन भारत के संचित निधि का संरक्षक है? मतलब संचित निधि का मतलब वैसा निधि या कोष, संचित मतलब सींचना, जमा करना, यही होता है। तो वैसा फंड जिसमें सब भारत सरकार के सभी प्रकार के आय को, इनकम को जमा किया जाता है। इस संचित निधि में से धन निकाल करके ही वेतन भत्ते, योजना वगैरह का कार्य प्रारंभ किया जाता है। संचित निधि का संरक्षक कौन है? संसद है। वर्तमान में किस राज्य की लोकसभा में सबसे अधिक सीटें हैं? तो अभी उत्तर प्रदेश में सबसे लोकसभा की ज़्यादा सीट 80 है। सी नंबर होगा यूपी 80 सीट। हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो हरियाणा में लोकसभा की
10 सीटें। कुल जनसंख्या पर निर्भर करता है कि तमिलनाडु से राज्यसभा की कितने सीटें हैं। सीट नंबर 18 राज्यसभा में 18 है और लोकसभा में 39। यह था आज आपका टॉप 4 मॉक टेस्ट का क्वेश्चन संसदीय संसद का। उम्मीद करते हैं कि यह आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसको लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अपने आप को अपडेट करते रहें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।